बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम इवेपोरेशन के बारे में कुछ अहम नकात और इसके साथ साथ उन अवामल को समझेंगे जो इवेपोरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। इवेपोरेशन के बारे में कुछ अहम बातें, अहम निकात। आखिरी लेक्चर में हमने इवेपोरेशन को शुरू किया हुआ था और हमने इवेपोरेशन की तारीफ़ पढ़ी, हमने उसकी कुछ ख़ुसूसियात पढ़ी, फिर हमने इवेपोरेशन की मोलर हीट के बारे में जाना एक मिसाल की मदद से। आज उसके मैकेनिज़्म को समझा हमने इवेपोरेशन के। आज हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में कुछ अहम बातें कि इवेपोरेशन और दर्जा हरारत ये किस तरह से आपस में मुंसलिक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इवेपोरेशन किस तरह से दर्जा हरारत के साथ मुंसलिक है। इवेपोरेशन और दर्जा हरारत। इवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है जो तमाम टेम्परेचर के ऊपर होता रहता है। लिखूंगा कि इवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है जो तमाम दर्जा हरारत पर होता है। क्योंकि इवेपोरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें किसी भी माया के मॉलिक्यूल वेपर के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और वेपर के अंदर तब्दीली किस वजह से होती है? माया के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। माया के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी औसत काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाती है, वो माया के मॉलिक्यूल में पाए जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं, जिसकी वजह से माया के मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हुए माया की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो असल में ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? दर्जा हरारत की वजह से हो रहा है। तो चूँकि माया के मॉलिक्यूल्स का दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो इवेपोरेशन का अमल ज़ाहिर करते हैं। मैं लिखूँगा कि दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से माया के मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी वजह से माया के मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़कर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो असल में इवेपोरेशन का दर्जा हरारत के साथ किस तरह से राब्ता है? ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम दर्जा हरारत को बढ़ाते चले जाते हैं, दर्जा हरारत के बढ़ने से मुराद ये है कि माया के मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। औसत काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से एनर्जी और माया के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एनर्जी इन फोर्सेस पर गालिब आ जाती है और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलहदा होते हुए माया की सतह को छोड़कर बुखारात में तब्दील हो जाते हैं या इवेपोरेट हो जाते हैं।
तो इवेपोरेशन और दर्जा हरारत आप ज़हन में रखें कि जितना दर्जा हरारत बढ़ाते जाएंगे इवेपोरेशन का अमल भी उतना बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा एक और अहम बात इस हवाले से याद रखें कि इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। तो इवेपोरेशन किस तरह से ठंडक पैदा करने वाला अमल है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि इवेपोरेशन किस लिहाज से ठंडक पैदा करता है, तो हम पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन से मुराद है माया के मॉलिक्यूल्स का किस में तब्दील हो जाना, वेपर के अंदर तब्दील हो जाना। और माया के मॉलिक्यूल वेपर में जब तब्दील होते हैं तो कौन से मॉलिक्यूल वेपर में तब्दील होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ओस से बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऐसे मॉलिक्यूल की जिनकी ज़्यादा होगी वो माया की सतह को छोड़ देंगे और बुखारात में तब्दील हो जाएंगे, मतलब हाई एनर्जी ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ जाएंगे तो पीछे बचने वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अब वो मॉलिक्यूल अपनी उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए अपने गिरदोनवा से क्या करेंगे, एनर्जी को जज़ब करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से गिरदोनवा के अंदर मॉलिक्यूल की एनर्जी, गिरदोनवा में मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे जहाँ से मॉलिक्यूल सतह को छोड़कर निकल गए थे। तो गिरदोनवा के अंदर ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की कमी होने की वजह से गिरदोनवा का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि गिरदोनवा के अंदर क्या पैदा हो चुकी है, ठंडक, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो कम टेम्परेचर ठंडक का बायस होता है। तो इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। इस बात की वजाहत हम इस तरह से कर सकते हैं जो मैंने बताई आपको कि इवेपोरेशन के ज़रिए ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ देते हैं। इस तरह एनर्जी की कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए गिरदो नवा के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हुए कम एनर्जी वाली सतह पर आते हैं, जिससे गिरदोनवा में टेम्परेचर कम होने से ठंडक पैदा होती है। इस सारी बात को हम एक मिसाल की मदद से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने हाथ पर अल्कोहल के चंद कतरे डालें तो अल्कोहल इवेपोरेट
हो जाएगी जिसके नतीजे में हाथ ठंडा होगा। मतलब आप अपनी हथेली के ऊपर ना चंद कतरे अल्कोहल के डालें। अल्कोहल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से अल्कोहल के वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपके हाथ से दर्जा हरारत को जज़ब करते हैं, गर्मी को, टेम्परेचर को जज़ब करते हैं। टेम्परेचर को जज़ब करके वो हाथ की सतह को छोड़कर कहाँ पे चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में बुखारात में तब्दील होकर। अब जब आपके हाथ की सतह से मॉलिक्यूल्स उड़ गए हैं, चले गए हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया था कहाँ से, हाथ के ही एनर्जी को जज़ब करके। तो जहाँ से हाथ की एनर्जी को जज़ब किया था वहाँ पर एनर्जी की क्या हो गई थी, कमी। उस कमी को पूरा करने के लिए जो हाथ के गिरदोनवा के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं वो अपनी एनर्जी वहाँ तक भेज देते हैं, बिल्कुल दरमियान में जहाँ पर एनर्जी की कमी हुई है और कमी की वजह से मॉलिक्यूल अल्कोहल के इवेपोरेट कर गए हुए हैं। उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए जो हाथ के गिरदोनवा में पाए जाने वाले सेल्स हैं वो अपनी एनर्जी को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से गिरदोनवा के अंदर भी एनर्जी की कमी हो जाती है। और ये एनर्जी की कमी थोड़ी दूर तक चलती है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ टेम्परेचर कम होता चला जाता है वहाँ वहाँ हमें ठंडक का एहसास होता है। तो ये 2 पॉइंट बड़े अहम है इस हवाले से कि इवेपोरेशन का दर्जा हरारत के साथ किस तरह से ताल्लुक़ है या राब्ता है, और इस तरह से इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। ये अलग-अलग मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन अवामल की जो इवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। मैं लिखूँगा कि इवेपोरेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जो इवेपोरेशन पर असरअंदाज होते हैं। तो 3 अवामल हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पर असरअंदाज होते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले नंबर पर है सतही रकबा माया का, दूसरे नंबर पर है टेम्परेचर, और तीसरे नंबर पर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 3 अवामल हैं जो इवेपोरेशन पर असरअंदाज होते हैं। एक एक करके तीनों की तफसील जानते हैं। पहले नंबर पर है सतही रकबा। सतही रकबा किसी माया का जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इवेपोरेशन एक सतही अमल है, ये सतह के ऊपर होता है। जो किसी भी माया के सतह में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी सतह को छोड़ते हैं और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। तो एक सतही अमल है इवेपोरेशन। तो लिहाजा जितना ये सतही रकबा ज़्यादा होगा, एक ही वक्त के ऊपर उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, सतह को छोड़कर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन सकते हैं, इवेपोरेट कर सकते हैं, बुखारात में तब्दील हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इवेपोरेशन का अमल, मतलब जितनी जल्दी मॉलिक्यूल माया से बुखारात में तब्दील हो जाएगा, वेपर में तब्दील हो जाएगा, हम कहेंगे इवेपोरेशन का अमल उतनी ही तेज़ी के साथ हो रहा है। और इसकी एक वजह है सतही रकबे का ज़्यादा होना। तो मैं लिखूँगा कि इवेपोरेशन एक सतही अमल है, इवेपोरेशन एक सतही अमल है, सतही रकबा जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का अमल उतनी ही तेज़ी से होगा। इवेपोरेशन का अमल उतनी तेज़ी से होगा जितना सतही रकबा ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इधर एक ताल्लुक़ बना सकता हूँ कि इवेपोरेशन
और सतही रकबा, इवेपोरेशन और सतही रकबा इन दोनों में ताल्लुक क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना जितना सतही रकबा ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन का अमल उतनी ही तेज़ी के साथ होगा। जितना सतही रकबा ज़्यादा, इवेपोरेशन उतनी ही तेज़ी के साथ होगा। तो इवेपोरेशन की रफ्तार और सतही रकबा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को हम एक मिसाल की मदद से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पिर्च का, जिसको सॉसर भी कहती हैं। तो गर्म चाय को ठंडा करने के लिए पिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका सतही रकबा चाय के कप से ज़्यादा होता है। सतही रकबा ज़्यादा होने से कप के अंदर चाय इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती जितनी पिर्च के अंदर जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रकबा जितना ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन का अमल उतनी ही तेज़ी के साथ चलेगा। ये था पहला फैक्टर जिसकी वजह से इवेपोरेशन पर असरअंदाज होता है। दूसरे नंबर पर है टेम्परेचर। देखते हैं टेम्परेचर किस तरह से इवेपोरेशन की रफ्तार को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो आपने पढ़ा कि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, वो मॉलिक्यूल उतनी ही जल्दी अपनी सतह को छोड़ेगा और वेपर के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो हम कहेंगे इवेपोरेशन का अमल उतनी ही तेज़ी के साथ होना शुरू हो गया जितना टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की रफ्तार भी तेज़ होती चली जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की रफ्तार भी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं इस ताल्लुक को लिखना चाहता हूँ कि इवेपोरेशन और दर्जा हरारत ये क्या ताल्लुक़ रखती हैं, टेम्परेचर और इवेपोरेशन का क्या ताल्लुक़ है, तो ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम दर्जा हरारत बढ़ाते चले जाएंगे, इवेपोरेशन का अमल उतना तेज़ी के साथ होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर गर्म पानी के बर्तन की सतह ठंडे पानी के बर्तन की निस्बत जल्दी कम होती है। दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन तेज़ी से होगी, लिहाजा सतह पानी की जल्दी कम हो जाएगी। जबकि ठंडे पानी में ये सतह इतनी जल्दी कम नहीं होती, क्योंकि इवेपोरेशन का अमल ठंडे पानी में इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं हो रहा होता। तीसरा फैक्टर था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी, इवेपोरेशन की रफ्तार भी उतनी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा मजबूत होती हैं तो मॉलिक्यूल का उनको तोड़कर बुखारात में तब्दील होना उतना मुश्किल होता चला जाता है। लिहाजा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बढ़ने से इवेपोरेशन की रफ्तार कम होती है। मैं ताल्लुक की शक्ल में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि इवेपोरेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका आपस में ताल्लुक क्या होगा, इनका आपस में ताल्लुक होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इवेपोरेशन उतनी ही सुस्ती के साथ होगी। मिसाल के तौर पर कि पानी के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मज़बूत होने की वजह से उसमें इवेपोरेशन कम होती है। पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अल्कोहल की निस्बत कम होती हैं, इसलिए पानी की इवेपोरेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो ये 3 फैक्टर या अवामिल हैं जो इवेपोरेशन की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली तौर पर समझा कि इवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है, इसका दर्जा हरारत के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से ये ठंडक पैदा करता है और कौन कौन से अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।